हेलो। हेलो, गुड इवनिंग भाई सभी को। गुड आफ्टरनून। करते हैं शुरू क्लास अपनी। इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल चैप्टर 9th कर लेते हैं शुरू आज। जी गुड इवनिंग भाई। वेरी गुड इवनिंग भाई। राम राम भाई अमित। राम राम। तो देखो करते हैं शुरू अपना। इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल इसी पे आए हो ना। गुड आफ्टरनून भाई। इसी पे आए हो ना, इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल पे एक बार बताना। 8 तो हो गया ना, 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन जो है अपना कंप्लीट हो गया, इसी पे आए हुए हैं इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल पे, ठीक है ना। तो इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल आज हम पढ़ने वाले हैं, इंटरनेट और उसके प्रोटोकॉल। देखो, इंटरनेट एक्चुअली में है क्या। इंटरनेट जो है नेटवर्कों को नेटवर्क कहा जाता है, यानी कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क को क्या कहा जाता है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क को क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है, ठीक है ना। प्रणाम भाई। तो इसको जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, कैपेबल बनाता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, दूर से बैठे, ठीक है ना। इंटरनेट को अक्सर नेट के रूप में भी जाना जाता है, नेट के रूप में भी इसको जो है रेफरेंस किया जा सकता है। हाई स्पीड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर प्रयोग होती है। हाई स्पीड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे संचार प्रौद्योगिकी का मतलब है। हाई स्पीड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, जैसे सैटेलाइट है, माइक्रोवेव डिवाइसेस हैं, आदि आदि, मतलब कोएक्सियल केबल भी हो सकती है इसके अंदर। आदि जुड़े कंप्यूटरों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, नेटवर्क है। बहुत सारे कंप्यूटर जब आपस में जुड़े हैं तो ये क्या बन गया, अपना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन गया है। विंटन सर्फ, विंटन सर्फ को जो है इंटरनेट का पिता माना गया है। विंटन सर्फ, Vinton, विंटन CERF, विंटन सर्फ को इंटरनेट का पितामह कहा गया है। और इसे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का को डिजाइनर भी कहा गया है। इंग्लिश वाले ध्यान दें, को डिजाइनर भी कहा गया है, ठीक है ना। इंटरनेट की जो बेसिक आर्किटेक्चर है, इंटरनेट का जो बेसिक आर्किटेक्चर है उसको देने में भी इसका पूरा सहयोग रहा है। इंटरनेट का बेसिक आर्किटेक्चर देने में किसका सहयोग रहा है, विंटन सर्फ का। विंटन सर्फ का सहयोग रहा है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की अगर मैं बात करूं, 1969 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी का मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी का मतलब है। और ये ARPANET है, रपानेट नहीं है, ए आएगा पहले, ARPANET है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क, एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, या एजेंसी नेटवर्क कह लीजिए या एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। अगर दोनों ऑप्शन में मिलती है तो एडमिनिस्ट्रेशन पे आपने टिक करना है। तो ये जो है बहुत सारे डिवाइसेस से मिलकर शुरू किया गया एक नेटवर्क है। यहाँ लिखा है सीधा ही, ARPANET नामक उपकरणों का एक नेटवर्क शुरू किया गया है, यानी कि बहुत सारे डिवाइसें जोड़कर आपस में एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की गई। इंटरनेट जिसे नेट के रूप में भी जाना जाता है, कंप्यूटर में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं उन्हें कहा जाता है। इंटरनेट से रिलेटेड वर्ड कौन कौन से होते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड वर्ड जो होते हैं, जैसे वेब पेज है। वेब पेज क्या होता है, इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज को वेब पेज कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो पेज होता है उसको वेब पेज कहा जाता है। वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजों का कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस जो ये वेब पेज होते हैं ये HTML लैंग्वेज से बनते हैं, HTML लैंग्वेज से वेब पेजेस बनते हैं। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इंटरनेट से संबंधित और शब्द जो हैं वो क्या क्या हैं, पहला है HTTP। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग वेब पेजों पर इमेज, साउंड, मल्टीमीडिया आदि को ट्रांसमिट करने के लिए या रिसीव करने के लिए किया जाता है। किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, HTTP का। इसके बाद है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर हैवी जो इंफॉर्मेशन लेनी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं वेब ब्राउजर को। अगर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हमें गेट करनी है तो वेब ब्राउजर की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। किसी वेब पर जाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, विशेष एप्लीकेशन है। मोसेक वेब ब्राउजर जो है NCSA द्वारा बनाया गया, NCSA द्वारा बनाया गया पहला वेब ब्राउजर माना जाता है। NCSA क्या है, नेशनल सेंटर फॉर
सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन पहला वेब ब्राउज़र है। आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला पहला वेब ब्राउज़र यही है। जो जीयूआई है, ध्यान रखना ये क्या है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कुछ कॉमन वेब ब्राउज़र जो हैं वो कौन से हैं, नेटस्केप नेविगेटर है, मोजिला फायरफॉक्स है, और मोजिला फायरफॉक्स जो है ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है, ठीक है ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओपेरा वेब ब्राउज़र है, सफारी वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर IE ये भी वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी वेब ब्राउज़र है। तो ये सारे वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है महिला पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो खास तौर पे जो भी महिला पुलिस कांस्टेबल के लिए जा रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिंकल ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, एक बार चेक करो। बाकी सभी भी बता दो भाई, वीडियो ठीक चल रही है ना, वीडियो और वॉइस जो है ठीक चल रही है ना। W3 जो है, W3 क्या है, हाइपर टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया के संयोजन को लगभग हर विषय पर जानकारी प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। कौन, W3, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब ये भी प्रोटोकॉल है जो ग्राफिक ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया के कलेक्शन को मतलब अलाउ करता है, ये भी एक ऐसा प्रोटोकॉल है। सभी बता दो भाई एक बार कमेंट करके, वीडियो ठीक चल रही है क्या, या स्किप हो रही है बीच बीच में। थोड़ी रुक है सर, थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं रुकनी चाहिए। इसकी जो शुरुआत है 1989 में CERN यानी कि सेंटर फॉर यूरोपियन यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर रिसर्च, सेंटर फॉर यूरोपियन रिसर्च एंड न्यूक्लियर, ये कह सकते हैं इसको, सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च भी कह सकते हैं। CERN है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इंटरनेट पर जितनी भी कोई भी वेबसाइट्स हैं उनसे जुड़ा एक एड्रेस होता है, उनसे जुड़ा क्या होता है, एक एड्रेस। हर वेबसाइट का क्या होता है, एक एड्रेस होता है हर वेबसाइट का, ठीक है ना। कर लेंगे एडजस्ट, बफरिंग तो नहीं हो रही, वैसे ही है। 2 सेकंड पीछे हूँ मैं भी, पीछे तो हो जाता है, पीछे तो मैं भी हूँ भाई। 2 सेकंड 20 सेकंड, सॉरी 20 सेकंड तो पीछे मैं भी हूँ, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, देख लो। जो वेबसाइट की लोकेशन को दर्शाता है इससे जुड़ा एक पता होता है, उस पते को URL कहा जाता है। क्या कहा जाता है, URL या URI कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिटी कहा जाता है। आई का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है इसका फुल फॉर्म, प्रत्येक वेबसाइट का जो इंटरनेट पर प्रेजेंट होती है उससे जुड़ा एक यूनिक एड्रेस होता है, और इस एड्रेस को URL के रूप में जाना जाता है। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये वाली फुल फॉर्म है इसकी। इसके 4 पार्ट हो सकते हैं, कौन से पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है सर्वर टाइप। गुड आफ्टरनून भाई, पहला पार्ट क्या होता है, सर्वर टाइप। पहला पार्ट है ये वाला सर्वर टाइप, पहला पार्ट है। दूसरा टाइप है ये होस्ट नेम, तीसरा टाइप है फोल्डर नेम, और चौथा टाइप है फाइल नेम। ये टाइप है इसके, सर्वर टाइप, होस्ट नेम, फोल्डर नेम और फाइल नेम, ये टाइप है इसके। सर्वर टाइप है, होस्ट नेम है, फोल्डर नेम है और फाइल नेम है, ये टाइप्स हैं इसके, ठीक है ना। कुछ प्रोटोकॉल उनके कार्यों के साथ क्या कैसे हैं, कुछ प्रोटोकॉल है उनके काम बता रखे हैं साथ के साथ। तो प्रोटोकॉल क्या है, HTTP सबसे पहले, ये पहले भी देख चुके हैं हम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और इंटरनेट पर हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसमिट करने के काम आता है। FTP HSSC ने पूछा हुआ है, क्वेश्चन है FTP से। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसका उपयोग बाइनरी और टेक्स्ट फाइल को सेंड करने में काम आता है, बाइनरी और टेक्स्ट फाइल को इंटरनेट पे ट्रांसमिट करने में काम आता है, ठीक है। टेलनेट है, टेलनेट क्या होता है, टेलनेट एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के काम आता है। इंटरनेट की तरह नहीं, लेकिन रिमोट कंप्यूटर को जोड़ने का काम आता है, मतलब आप, मेरा कंप्यूटर आपकी तरफ से चलाया जा सकता है घर बैठे, ठीक है ना। कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से दूर बैठे कंप्यूटर पर डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी रिसोर्स उपयोग करने की परमिशन देता है, यानी कि मैं आपके प्रिंटर को उपयोग कर सकता हूँ घर बैठे ही। तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है, टेलनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से। इसमें दूर बैठे कंप्यूटर के यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड दे दोगे तो मैं आपके कंप्यूटर का रिसोर्स जो है यूज कर सकता हूँ, ठीक है। TCP/IP प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। राम राम भाई।
इसमें दो प्रोटोकॉल का एक सेट होता है जिसे टीसीपी/आईपी डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। भाई क्या करता है? डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। कौन? टीसीपी/आईपी में डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। रिलायबल है, पूछा जा चुका है एचएसएससी में। रिलायबल प्रोटोकॉल कौन सा होता है? नॉन रिलायबल कौन सा होता है? नॉन रिलायबल। रिलायबल कौन सा होता है? तो ये रिलायबल है। टीसीपी/आईपी क्या है? रिलायबल है। हर कंप्यूटर का इससे जुड़ा होना एक अनूठा पता होता है। अनूठा मतलब यूनिक एड्रेस होता है। आईपी यह इंटरनेट प्रोटोकॉल डिवाइसों को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। आईपी कनेक्शन बनाता है, टीसीपी/आईपी फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, दो चीज होगी। और टीसीपी/आईपी रिलायबल प्रोटोकॉल है। कैसा प्रोटोकॉल है? रिलायबल प्रोटोकॉल है। ठीक है ना। यूडीपी क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी कौन सा है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो ग्राम सचिव में पूछा गया था। ये पूछा गया था कि ये रिलायबल है कि नहीं है, तो ये रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है। ये भी दो कंप्यूटरों में आपस में डेटा ट्रांसमिट करने के काम आता है। कौन सा प्रोटोकॉल? यूडीपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, यूडीपी की बात कर रहा हूँ। ये रिलायबल नहीं होता। बस ये क्या नहीं होता? रिलायबल नहीं होता। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ सिंपल कर लेना, सिंपल मेल ट्रांसफर को ठीक कर लेना। ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो ईमेल के जितने भी एड्रेस हैं उनके आधार पर कंप्यूटर उपयोग यूजर को मैसेज सेंड करने के काम आता है। मैसेज सेंड करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। बहुत सारे मेल सर्वर आज ESMTP का प्रयोग करते हैं या सपोर्ट करते हैं। ई का मतलब है एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ई का मतलब है एक्सटेंडेड। ठीक है, ए का मतलब यहाँ पे एक्सटेंडेड बन गया। नेक्स्ट देखो, ARP प्रोटोकॉल है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को खोजने में मदद करता है। ARP किस कौन से एड्रेस को निकालता है? ARP जो है मैक एड्रेस को निकालता है। मैक एड्रेस कल हमने पढ़ा था, 12 डिजिट होती हैं, 48 बिट का होता है, 6 डिजिट होती हैं, 6 मैन्युफैक्चर की, 6 जो बॉक्स होता है उसका सीरियल नंबर। ठीक है ना, बुक में सिंपल ही है सर। अच्छा, ई वाला नहीं है क्या? ई सिंपल, सिंपल कौन सा वाला? अच्छा, ई नहीं है क्या? एक्सटेंडेड सिंपल मेल प्रोटोकॉल। अच्छा, ये वाला सिंपल है। ठीक है, स्मॉल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है, पीपीपी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो दो डिवाइस के बीच में एक डेडिकेटेड समर्पित होता है, डेडिकेटेड और डायरेक्ट लिंक बनाता है। यानी कि दो कंप्यूटर आपस में जोड़ने हो तो डेडिकेटेड लिंक अगर बनाना हो तो पीपीपी प्रोटोकॉल जो है काम करता है पॉइंट टू पॉइंट। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है ये मेल को रिसीव करने में, मेल सर्विस को रिसीव करने में काम आता है। IMAP जो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी मेल को रिसीव करने के काम आता है, ईमेल प्राप्त करने के लिए काम आता है। जैसे POP3, POP कई बार POP3 लिख दिया जाता है। ठीक है ना, वर्जन 3। एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ये कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? ये भी ध्यान रहे, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल सर्वर से ईमेल रिसीव करने में किया जाता है। IMAP की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट, आमतौर पर इंटरनेट की जो स्पीड है वो KBPS में मापी जाती है। KBPS में कुछ संगठन आजकल, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, MBPS का इंटरनेट यूज करते हैं। जैसे 10 MBPS, 100 MBPS की स्पीड है, 500 MBPS की स्पीड है भाई। तो इस तरीके से MBPS का यूज करते हैं, लेकिन आमतौर पर KBPS में मापी जाती है। डोमेन नेम या डोमेन होस्ट नेम क्या है? डोमेन नेम या होस्ट नेम, डोमेन या होस्ट एक ही बात है, डोमेन या होस्ट। डोमेन नेम या होस्ट नेम क्या है? यह नाम याद रखने में आसान होते हैं जबकि IP एड्रेस याद रखना आसान नहीं है। यहाँ आएगा आसान नहीं है। IP एड्रेस को कौन याद रखेगा भाई? मान लीजिए आपको मैं बताऊं 100.20.50.106 मेरा IP एड्रेस है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब को, लेकिन दिक्कत आएगी, आप इसको तो एक्सेस कर लोगे। वीडियो रुक गई क्या भाई? बफरिंग हो रही है मेरी तरफ से। हाँ, अब ठीक है आई थिंक, शायद बीच में कुछ बफरिंग थी। अब ठीक है आई थिंक। अब नहीं हो रही भाई। अब ठीक है, अब ठीक है, एक बार चेक करो। अब ठीक है। हाँ, हाँ देखो,
तो आईपी एड्रेस को याद रखना मुश्किल था, एक याद रख ले, दो याद रख ले, लेकिन ये तो बहुत सारे होते हैं, किस किस को याद रखेंगे। लेकिन इसीलिए लेकर आए एड्रेस, इसीलिए क्या लेकर आए, एड्रेस लेकर आए, जो डोमेन नेम या होस्ट नेम कहलाता है, ठीक है ना। और एक वेबसाइट या वेब संसाधन यानी कोई भी वेब ऑर्गेनाइजेशन है, उसको होस्टिंग करने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर सर्वर को आईपी एड्रेस के खिलाफ एक नाम दिया जाता है। आईपी एड्रेस के खिलाफ का मतलब यहाँ पे आईपी एड्रेस के अगेंस्ट, आईपी एड्रेस के अगेंस्ट का मतलब मान लीजिए ये आईपी एड्रेस था, इसका एक नाम दे दिया जाएगा। क्या नाम दे दिया जाएगा, जैसे मैं मान लूँ कि लाभ सिंह नैन .com दे दिया, .com ये नाम दे दिया गया इसको, ठीक है ना, ठीक है। डोमेन नेम एक्सटेंशन जो है जनरली हो सकते हैं, जनरल हो सकता है, देश के नाम के अनुसार भी हो सकते हैं, देश के नाम के अनुसार भी हो सकते हैं डोमेन नेम। जैसे .in जो है इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है, .gov जो है गवर्नमेंट एजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, .net जो है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, .edu जो है एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, .org नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। .com जो है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। .mil ये mil कर लेना, .mil जो है आर्मी और डिफेंस के लिए यूज़ किया जाता है। .ac जो है एकेडमिक के लिए यूज़ किया जाता है। .au जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए, .jp जो है जापान के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, जो कोई सर्च करे वो इंजन, ऐसा इंजन। प्रोग्रामों का एक सेट होता है, आपको पता है प्रोग्रामों का सेट जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर ही सर्च इंजन है। ये कैसा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विशेष कीवर्ड की खोज करके लेके आता है, आप कोई भी कीवर्ड लिखते हो उसकी खोज करके लेके आता है। कुछ मुख्य सर्च इंजन है, गूगल है, बिंग है, याहू है, ask.com है, बेड्यू है, ये सर्च इंजन है। ईमेल के दो पार्ट हो सकते हैं, अगर इसके बाद ईमेल का टॉपिक आता है तो ईमेल के दो पार्ट हो सकते हैं, एक यूजर नेम होता है और एक डोमेन नेम होता है, दो पार्ट होते हैं ईमेल के, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, पहला भाग होगा, जो पहला पार्ट होगा यूजर नेम होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा दूसरे पार्ट के अंदर, पहला पार्ट यूजर नेम, दूसरे पार्ट के अंदर डोमेन नेम। यहाँ लिखा नहीं हुआ, लिख लेना भाई, डोमेन नेम होगा। क्या लिखा हुआ बुक में बता देना एक बार देख के। ईमेल के अंदर तीन चीज होंगी, टू सीसी बीसीसी। टू में क्या होगा, रिसीवर का एड्रेस होगा, और जो रिसीव करेगा ईमेल को उसका एड्रेस होगा। सीसी में क्या होगा, कोई भी अन्य रिसीवर, एनी अदर रिसीवर होंगे। बीसीसी में क्या होंगे, बीसीसी में वो रिसीवर होगा जिसको पता ना चले कि ईमेल किसी और अन्य रिसीवर के पास भी गई है, किसी अन्य और रिसीवर के पास भी गई है, वो होता है। नहीं लिखा है सर, कोई बात नहीं, ठीक है, अब लिख लेना। ये सीसी कर लेना इसको, सीसी कार्बन कॉपी, सीसी होता है कार्बन कॉपी। और बीसीसी क्या होता है, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसीलिए इसको ब्लाइंड कहा जाता है। यानी कि बीसीसी में जो एड्रेस डालोगे उसको नहीं पता चलेगा और किस किस के पास ईमेल जो है वो पहुंची है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त ईमेल में बॉडी अटैचमेंट हो सकते हैं, सिग्नेचर हो सकते हैं, ये पार्ट हो सकते हैं ईमेल के अंदर। बॉडी में हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे, अटैचमेंट में फाइल जोड़ेंगे, और सिग्नेचर में सिग्नेचर करेंगे, ठीक है ना। फोन नंबर, ईमेल एटसेट्रा एटसेट्रा हम जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है अपना टॉपिक इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी से जुड़ा भी क्वेश्चन आ ही जाता है, वायरस से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि वायरस क्या होता है, या ईमेल से संबंधित स्पैमिंग ईमेल का आ जाता है क्वेश्चन कई बार। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, ये कह लीजिए आजकल के उसके हिसाब से देखा जाए तो। साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इंटरनेट का सेफ और रिस्पॉन्सिबल प्रयोग करना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। सेफ और रिस्पॉन्सिबल प्रयोग करना इंटरनेट का साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखता है, सिक्योर करता है, और ये ध्यान रखता है पर्सनल इंफॉर्मेशन तो आप अपनी सिक्योर और सेफ रख सकते हो, लेकिन उस सेफ और सिक्योर रखने में किसी दूसरे की जानकारी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी को कहा जाता है साइबर सुरक्षा, ठीक है ना। किसी और की जानकारी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पहचान की चोरी, पहचान की चोरी का मतलब है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट ये क्या होता है, ये एक धोखाधड़ी है, ये एक फ्रॉडुलेंट है, जिसमें किसी और की पहचान का उपयोग करके, पैसे मांग लिए, जैसे फेसबुक पे मांगे जा रहे हैं, फेसबुक पे आईडी किसी और की आईडी बना के कोई पैसे मांग रहा है, तो फ्रॉडुलेंट है, वो आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। इसको आपको वेबसाइटें ट्रैक कैसे करती हैं, वेबसाइट आपको ट्रैक करती हैं पूरे तरीके से। कैसे ट्रैक करती हैं, यानी कि कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हो, मैं ट्रैकिंग से बताता हूँ आपको थोड़ा सा।
कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हो उस वेबसाइट को ये पता होता है इससे पहले वेबसाइट आपने कौन सी खोली है, ठीक है ना, उस वेबसाइट को पता होता है, सारी जानकारी होती है उस वेबसाइट को कि आपने पहले इससे पहले कहाँ विजिट किया है और आप कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हो, यानी कौन सा सेल फोन आप यूज़ कर रहे हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन से आप जो है क्या बोलते हैं उसको ऑपरेट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो है इनके पास होती हैं। तो वेबसाइट आपको ट्रैक कैसे करती हैं, आईपी एड्रेस से ट्रैक करती हैं। आईपी एड्रेस होता है किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है, जो भी आप सर्च करोगे वो आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ले लेता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन उनके पास चली जाती है कि ये बंदा कहाँ से चला रहा है। कुकीज़ होती हैं कुछ वेबसाइट के ब्राउज़र के अंदर, कुछ कुकीज़ होती हैं, ये जानकारी के छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो वेबसाइट के आपके अपने ब्राउज़र में स्टोर करती हैं। कुकीज़ 2 प्रकार की होती हैं, जैसे फर्स्ट पार्टी कुकीज़ है, थर्ड पार्टी कुकीज़ है। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ में आपका लॉगिन आईडी, आप जिस आईडी से लॉगिन कर रहे हो, पासवर्ड, ऑटोफिल होता है ना, कई बार हम ऑटोफिल पासवर्ड सेव कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर, वो सारी जानकारी ब्राउज़र के पास है, यानी कि वह उस वेबसाइट के पास है। थर्ड पार्टी कुकीज़ में क्या होता है, आपकी सर्च हिस्ट्री, जो भी चीज़ आपने सर्च की है, वेब ब्राउजिंग, जो चीज़ें आपने इंटरनेट पर देखी हैं, बैक किया है, आगे किया है, आगे से आगे गए हैं और वापस आए हैं, वो सारी हिस्ट्री इनके पास होती है थर्ड पार्टी कुकीज़ के अंदर। एचटीटीपी रेफरर होता है किसी के अंदर वेबसाइट जो आपको ट्रैक करती है, तो ये आईपी एड्रेस होता है, इसके अंदर लोकेशन होती है आपकी वेब ब्राउज़र होता है, कौन सा वेब ब्राउज़र में आप चला रहे हो, गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, गूगल यूज़ कर रहे हो या क्या यूज़ कर रहे हो। मशीन का टाइप, यानी कि आप कौन सी मशीन चला रहे हो, वीवो की है या एंड्रॉयड है या आईओएस है या विंडो है, क्या है, ठीक है ना, इनकी सभी जानकारी वेबसाइटों को दे देता है, ये एचटीटीपी रेफरर होता है। सुपर कुकीज़ क्या होती है, सुपर कुकीज़ होता है डिलीट करने के बाद भी वापस आ जाती हैं, कई बार हम हिस्ट्री वगैरह सब कुछ डिलीट कर देते हैं, लेकिन ये सुपर कुकीज़ जो है उसको भी वापस निकाल लेती हैं। सुपर कुकीज़ फ्लैश कुकीज़ की तरह होती हैं, सिल्वर लाइट स्टोरेज होता है इनके अंदर, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री इसमें सेव होती है, HTML5 लोकल स्टोरेज के नाम से ये कह सकते हैं सुपर कुकीज़ होती है, कई जगहों पर डेटा जो है स्टोर कर लेती है, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए कोई बात नहीं भाई, तो इनसे बचने के लिए क्या होता है, यानी कि प्राइवेट ब्राउजिंग आपको करनी होती है, क्योंकि हर किसी की आइडेंटिटी जो है वो अपनी प्राइवेसी है, जैसे मेरी अपनी प्राइवेसी है, मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ वो मेरा काम है, ठीक है ना, वो मैं सिक्योर रखना चाहता हूँ, जैसे अभी मैं सिक्योर रखना चाहता हूँ कि मैं बुक पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है प्राइवेट ब्राउजिंग में हम करेंगे। कैसे, गुप्त ब्राउजिंग का मतलब है यहाँ पे प्राइवेट ब्राउजिंग, क्या है यहाँ पे प्राइवेट ब्राउजिंग है। और प्राइवेट ब्राउजिंग में आप जब ब्राउजर ओपन करोगे तो उसमें Ctrl+Shift+N का प्रयोग करके एक नया ब्राउजर खुलेगा जो प्राइवेट ब्राउजर होगा, इस ब्राउजर में से आपकी जानकारी ब्राउजर नहीं रखेगा, यानी कि ये प्राइवेट ब्राउजर ऐसा ब्राउजर है, जब भी आप इसको खोल के कोई भी सर्चिंग वगैरह करोगे, कोई भी जानकारी आपकी उस वेबसाइट को नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो आपका निजी ब्राउजर या फिर खोज इंजन, यानी कि सर्च इंजन, एक सर्च इंजन है डक डक गो, ये किसी की कोई जानकारी नहीं रखता, अगर इसमें कोई भी चीज़ आप सर्च करते हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, वह अच्छी बात है, वैक्सीन भी जरूरी है। प्रॉक्सी वेबसाइट होती हैं, कुछ मीडिएटर का काम करती हैं, कंप्यूटर और वेबसाइट के बीच में बिचौलिए की तरह काम करती हैं, प्रॉक्सी वेबसाइट्स होती हैं कुछ, जैसे मान लीजिए फेसबुक नहीं चला सकते आप कैंपस में बैठ के, यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठ के आप फेसबुक नहीं चला सकते, लेकिन प्रॉक्सी वेबसाइट की सहायता से आप वो कई जो है स्टूडेंट्स जो है फेसबुक भी चला लेते हैं। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपका प्राइवेट होता है और पब्लिक नेटवर्क पर जो है सिक्योरिटी रखता है और सिक्योर रखता है, कोई भी मतलब जब भी जहाँ भी आप जुड़ोगे उसको सिक्योर रखेगा। इसका एग्जांपल है जैसे वाईफाई हॉटस्पॉट है या इंटरनेट है कोई भी, ठीक है ना, क्लियर है बात यहाँ तक भाई। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, ध्यान से समझ लेना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कंप्यूटर का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करना या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी कम्युनिकेशन मेथड से उपयोग करके आपराधिक प्रक्रिया करना, कोई भी फ्रॉडुलेंट करना या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करना साइबर क्राइम है, ठीक है ना, चाहे वो फोन का प्रयोग हो, चाहे वो कंप्यूटर का प्रयोग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन डिवाइस का किसी का भी प्रयोग हो, उनकी सहायता, कम्युनिकेशन डिवाइस की सहायता, ब्लूटूथ का भी एक साइबर क्राइम है,
ठीक है ना, ब्लूटूथ से अगर आप कुछ करते हो। साइबर क्राइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, साइबर ट्रोल, साइबर बुलिंग, बदमाशी का यहाँ पे मतलब है बुलिंग। साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब है यहाँ पे STALKING, स्टॉकिंग, वो स्टॉकिंग पीछा करना, स्टॉकिंग पीछा करने वाला, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर ट्रोलिंग। तो थ्रेट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी की थ्रेट जो है, कुछ थ्रेट्स हैं, थ्रेट का मतलब है कुछ क्या बोलते हैं उसको, खतरे हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी को। तो वो कैसे कैसे हैं? वायरस से खतरा हो सकता है, वायरस से, इनके बारे में बता दूं थोड़ा। साइबर ट्रोल होता है, ट्रोल ट्रोल होता है किसी व्यक्ति को लेकर बार बार कोई कमेंट करना, कोई मजाकिया लहजे में कुछ बात रखना, व्यंग्यात्मक तरीके से बात रखना, साइबर ट्रोल है। साइबर बुलिंग है, इंटरनेट पे किसी को धमकी देना, किसी को धमकाना, कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो धमकी आपको झलकती हो उसमें। साइबर स्टॉकिंग है, बार बार किसी के प्रोफाइल ओपन करके देखना, किसी को बार बार देखना कि ये कमेंट कहाँ पे कर रहा है, प्रोफाइल खोलना कि ये कहाँ से है, बार बार चीजें हर सोशल मीडिया पे चेक करना कि ये इस मीडिया का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस मीडिया का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। ये साइबर क्राइम है, ध्यान रखना, ठीक है ना, साइबर क्राइम है। वायरस हो सकता है भाई, वायरस क्या है, थ्रेट है, कंप्यूटर थ्रेट है। ये कंप्यूटर दुर्भाग्यपूर्ण कोड है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर दुर्भाग्यपूर्ण कोड है, कंप्यूटर का मेलिशियस कोड, मेलिशियस कोड जो होता है वो वायरस कहलाता है। कंप्यूटर के वायरस 1985 में फ्रेड कोहन के द्वारा बनाया गया था, नाम दिया गया, फ्रेड कोहन ने नाम दिया था 1985 में, क्या वो नाम दिया था, वायरस। और वायरस की फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। 2009 में मेरे से PGI के इंटरव्यू में पूछी गई थी ये फुल फॉर्म, और उस टाइम मुझे नहीं पता थी, ठीक है ना, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, कुछ सामान्य वायरस में क्रिप्टो करेंसी आ गया, आई लव यू का नाम का एक वायरस आ गया, ये कल परसों दिल्ली पुलिस वाले में आया हुआ भैया, ठीक है ना, ये वाला आई लव यू के नाम का वायरस जो है, ये पूछा हुआ था कि क्या ये वायरस होता है, तो ये वायरस होता है। माई डूम है, सैसर है, नेट स्काई स्लैमर है, स्टुक्स नेक्स्ट है, ये नेट है, ये सारे के सारे क्या हैं, वायरस के नाम है। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाई का होता है जासूसी करना, एक ऐसा कैमरा या एक ऐसी चीज आपके, एक ऐसी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में छोड़ देना जिससे सारी जानकारी रहे आप क्या क्या खोलते हो, ठीक है ना। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पर आपकी एक्टिविटी को जासूसी करने के लिए डाला जाता है, आपकी एक्टिविटी की जासूसी, यानी कि आप क्या क्या करते हो, ठीक है ये। और फिर बाद में उस डेटा को किसी को भी रिपोर्ट कर देता है, जिसने वो डाला था उनको रिपोर्ट कर देता है। एडवेयर क्या होता है, ऐड आती है बहुत सारी, ठीक है ना, बार बार ऐड आती है, हम करते कुछ है, ऐड आ जाती है बीच बीच में, तो एडवेयर भी कई बार, और उस पर क्लिक हो जाए तो वायरस होता है वो भी। आपके कंप्यूटर पर अवांछित अनवांटेड ऐड जो है वो आती है, किससे कहा जाता है, उसे कहा जाता है एडवेयर। स्पैमिंग क्या होता है, किसी भी अननोन सोर्सेज से बल्क में मेल भेजना, उसको स्पैमिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पैमिंग। और पीसी इंट्रूजन, घुसपैठ का मतलब है यहाँ पे इंट्रूजन भाई, इंट्रूजन। पीसी इंट्रूजन का मतलब होता है किसी के कंप्यूटर में, किसी का कंप्यूटर खोल लेना बिना मतलब, बिना पूछे किसी का कंप्यूटर खोल लेना। तो वो कैसे खोला जाता है, पासवर्ड गैस करके, कि मैंने मतलब अंदाजा लगा लूँ कि इनके मोबाइल का पासवर्ड ये होगा, तो उसको पीसी इंट्रूजन बोला जाता है, जो कि थ्रेट है कंप्यूटर की, क्या है, थ्रेट है, ठीक है ना। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इनमें। फिशिंग, फिशिंग होता है किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी की ले लेना, चाहे वो यूजर नेम है, चाहे वो पासवर्ड है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की जानकारी है, चाहे वो बैंक अकाउंट डिटेल है आदि, प्राप्त कर लेना, मतलब बहला के कह लीजिए, या कोई ना कोई बहाना मार के ये चीज ले लेना, ये फ्रॉडुलेंट है, ये फिशिंग के अंदर आता है, ठीक है ना। आपराधिक धोखाधड़ी प्रक्रिया है ये, ठीक है ना, क्रिमिनल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। फायरवॉल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई फायरवॉल। फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है। यहां लिख लेना, अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है। इंटरनेट से संबंधित कुछ ऐप हैं, कुछ वर्ड हैं, वो कौन से हैं, यूज नेट है, ये यूज नेट आजकल बहुत दिमाग खराब कर रहा है, तो देख लीजिए इसको, यूज नेट क्या होता है।
यूज नेट किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ ढंग से, मतलब अच्छे तरीके से। यूज नेट का मतलब होता है यूजर नेटवर्क। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वेबसाइटों को जोड़ती है, बहुत सारी वेबसाइट जुड़ते हैं। एक प्रकार का डिस्कशन होता है इसके अंदर, यूज नेट के अंदर। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है यूज नेट का उदाहरण है, यूज नेट तो एक टेक्निक है और उदाहरण है न्यूज ग्रुप। आपने आजकल ईमेल में देखा होगा, ईमेल में जो है ग्रुप बन के आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज ज्वाइन कर ली तो उसका ग्रुप बन जाएगा, अलग से ग्रुप बन जाएगा। ईमेल जो आएंगी उसकी उस ग्रुप में ही आएंगी। नॉर्मल जो ईमेल आती है इनबॉक्स के अंदर, उसके अंदर ना आके एक ग्रुप में ईमेल आएंगी। ऊपर ऑप्शन भी आ गया, ग्रुप वाला ऑप्शन आ गया ऊपर। सोशल मीडिया की अलग आती हैं, ग्रुप की अलग आती हैं, नॉर्मल जो आपकी ईमेल है वो अलग आएंगी। तो ग्रुप बन गया, वो न्यूज ग्रुप बन गया, यानी कि आप वहां पे उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। नॉर्मल चीजें जो आपकी वो डिस्टर्बेंस नहीं होंगी। ठीक है ना, देख लेना एक बार आप उसको चेक करके। इंटरनेट पे एक डिस्कशन फॉर्म होता है, न्यूज ग्रुप में आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है ना, इसके सबसे अच्छे उदाहरण न्यूज ग्रुप के अल्ट डॉट पॉलिटिक्स है, टॉक डॉट रिलीजन है, साइंस डॉट फिजिक्स है। ये एग्जाम्पल है, साइंस डॉट फिजिक्स डॉट इसीलिए लगाया आपकी ईमेल के अंदर ऊपर जाके जब आप लिखोगे तो ये चीजें, तो वो ज्वाइन हो जाओगे वो ग्रुप, और वो उससे संबंधित जो भी बातें होगी उनकी ईमेल आपके पास आती रहेगी। चैट क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए कंप्यूटरों पर, मोबाइल पर दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का आपस में बात करना इनपुट डिवाइस के माध्यम से चैटिंग कहलाता है। रियल टाइम चैटिंग इंटरनेट रिले चैट जो प्रोटोकॉल है, आईआरपी प्रोटोकॉल है, आईआरसी प्रोटोकॉल है, ये आपका चैटिंग में हेल्प करता है। इंटरनेट के द्वारा रियल टाइम चैटिंग की सुविधा प्रदान करता है आईआरसी। रियल टाइम चैटिंग किसमें है? व्हाट्सएप में है। ई कॉमर्स क्या होता है? इंटरनेट सर्विसेज का प्रयोग करके किसी भी कॉमर्शियल चीज का लेन देन करना ई कॉमर्स कहलाता है भाई। ठीक है ना, बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, या कंज्यूमर टू बिजनेस है, या कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। दो यूजर के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किए गए व्यापार या लेन देन कहलाता है बिजनेस टू बिजनेस भी कहलाता है, कस्टमर टू कस्टमर भी कहलाता है। अगर मान लीजिए आप सिर्फ खरीदारी कर रहे हो तो ये बिजनेस टू कस्टमर है, बिजनेस टू कस्टमर है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, कुछ उनके बारे में जानकारी दी गई है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए दिया गया था। ठीक है ना, वो लिंक्डइन है, 2003 में शुरू हुई थी। अमेरिकन ने कोई बिजनेस सर्विस है, उन्होंने शुरू की थी ऑनलाइन सर्विस। ट्विटर है, इसको जैक डोरसे ने किया था 2006 में। फेसबुक है, सबसे बड़ी नेटवर्किंग साइट है, मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में शुरू किया था। पिंटरेस्ट है, इमेज शेयरिंग सोशल मीडिया, स्पेशली 2009 में शुरू हुआ था। यूट्यूब है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, 2005 में स्टीव चैन या चैड हर्ले ने इसका शुरुआत की थी। कू है जो लेटेस्ट इंडियन है, लेटेस्ट कू, ये इमेज इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसका पहले नाम कू 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 रखा गया था, जो कि अप्रमेय राधा कृष्ण या मयंक विधा वक्ता, कुछ ऐसा नाम है इन्होंने जो बनाया था। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत, उसके अंदर ये बना था ऐप इनोवेशन चैलेंज इन अगस्त 2020 में ये बना था, लॉकडाउन के बाद ही बना था, लॉकडाउन के बाद। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 10 भाई। चैप्टर नंबर 10 है MS ऑफिस के बारे में। इसमें से भी जितना हो सकेगा आज पढ़ेंगे हम। अभी ठीक चल रही है ना वीडियो? बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही? एक बार बताना कमेंट करके। और आज मैराथन भी है, आज मैराथन क्लास भी है, 3 से 4 घंटे की हो सकती है। और उसमें जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के 2021 में हुए सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है जी, ठीक है भाई, धन्यवाद बताने के लिए आप सभी का। पेज पर अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले 1974 में जीरोक्स कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर उतारा था। ठीक है ना, इसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे विकास हुए। इसके बाद सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बनाया था 1974 में जीरोक्स कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। इसके बाद वर्ड प्रोसेसर आए, बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर आए। नहीं, उनमें से क्वेश्चन नहीं है, शायद लास्ट में दिए हैं क्वेश्चन, इकट्ठे दे दिए। कोई खास क्वेश्चन उनमें से बन नहीं रहे थे, बनते हैं तो सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। गूगल का क्वेश्चन बन गया, कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है।
हर लेसन के पीछे क्वेश्चन कम होने का मुख्य कारण है ये, मेरी ये सोच रहती है हमेशा कि सिंपल जो क्वेश्चन, नॉर्मली जो क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन ना डालूं, तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं डाले जो बार बार रिपीट होते हैं। आप मेरी बुक में आप देखते भी हो, आपने पढ़ी भी है, समझी भी है भी, वो चीजें नहीं है जो नॉर्मली रिपीट होती हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो सिलेबस की बात हो। जो नॉर्मली रिपीट होती है वो नहीं मिलेगी, ठीक है ना, वो बहुत कम मिलेगी आपको। नेक्स्ट देखो, तो एक डॉक्यूमेंट रिटन जो है कोई भी मटेरियल होता है, एक कागज पे रिटन मटेरियल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। और ये कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट प्रक्रिया तैयार करने की प्रक्रिया को दस्तावेज जैसा कुछ नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग, सबसे पहले हम पढ़ने वाले वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग एक वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके डॉक्यूमेंट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट तैयार करने की कैपेबिलिटी रखता है। सबसे पहले वर्ड स्टार था, जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसर था, वर्ड स्टार सबसे पहला। स्टार लगा लेना इसको, वर्ड स्टार को स्टार लगा लेना। आज अलग अलग वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड परफेक्ट ऑफिस है, स्टार ऑफिस राइटर है, कुछ ओपन सोर्स भी। ओपन सोर्स का मतलब मैं समझा चुका ना आपको, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिसका सोर्स ही ओपन हो। के राइट है, ओपन ऑफिस डॉट ORG वालों का राइटर है, लिब्रा ऑफिस वालों का राइटर है, तो ये सारे ओपन ऑफिस हैं। और ये अगर इनमें से कोई आ जाता है, वर्ड प्रोसेसर है ये सारे के सारे। वर्ड प्रोसेसर ही क्यों इस्तेमाल करें, आप अगर अक्षरों को प्रिंट करने की बात करेंगे, मेल लिस्ट के निकालने की बात करोगे, डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट तैयार करने की बात करोगे, तो वर्ड प्रोसेसर सबसे आसान तरीके से करता है और उसकी स्पीड फास्ट होती है, ठीक है ना। वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में बहुत लंबा टेक्स्ट स्टोर कर सकता है, यानी कि पेज कितने ले सके हम, लाखों पेज ले सकते हैं, जितना मर्जी पेज ले लो, कभी मना ही नहीं किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने, कितने मर्जी पेज ले सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग फीचर, भाई वर्ड प्रोसेसिंग के फीचर क्या क्या हैं। पहला है वर्ड रैप, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वर्ड रैप। ये क्या काम करता है, अपने आप अगली लाइन में ले जाता है। फिर है सिलेक्शन, चयन का मतलब है यहाँ पे सिलेक्शन, सेलेक्ट कर सकते हैं हम अपने अनुसार, जिस जिस चीज को सिलेक्ट करना चाहिए उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेसन एडिटिंग, एडिटिंग में कोई भी मतलब जब भी हम एडिट करते हैं, कोई चीज छूट गई है उसमें जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसको एडिटिंग कहा गया है यहाँ पे, एडिटिंग। ग्रामर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, F7 दबाकर ग्रामर चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर दोनों चीज, स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। स्टाइल, स्टाइल है भाई, किसी भी कोई भी पैराग्राफ का स्टाइल दे सकते हैं, उसका आकार जो है, साइज जो है चेंज कर सकते हैं किसी फॉन्ट का। फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, अपना पार्ट, अपना जो लेसन है, अपना जो फॉन्ट है वो किस प्रकार का दिखाई देगा, दो प्रकार के हो सकते हैं फॉर्मेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों। फॉन्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, दो ही, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। फॉन्ट फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या आता है, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट के इफेक्ट हो सकते हैं। इफेक्ट कौन से हो सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट हो सकता है, सबस्क्रिप्ट हो सकता है। आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सी फॉन्ट फॉर्मेटिंग नहीं है, या ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर है अलाइंसमेंट, इंडेंटेशन, स्पेसिंग, ये तीन चीज, अलाइंसमेंट, स्पेसिंग, इंडेंटेशन, तीनों पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। और फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का अंडरलाइन, फॉन्ट का इफेक्ट, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, ये सारे फॉन्ट फॉर्मेटिंग। कौन सी फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग। फिर है मार्जिन, मार्जिन छोड़ सकते हैं, यानी कि स्पेस छोड़ सकते हैं पेपर से इस साइड, यानी कि ये हमारा पेज है, इस पेज से इतना स्पेस इस साइड, इतना ऊपर से, इतना नीचे से छोड़ना मार्जिन कहलाता है। लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से मार्जिन छोड़ना, टेक्स्ट और लेफ्ट, राइट और बॉटम एज के बीच की दूरी मार्जिन कहलाता है। एक मार्जिन और होता है जो स्पेशल बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है, स्पेशल स्पाइरल बाइंडिंग के लिए। इस तरीके से स्पाइरल बाइंडिंग जो होती है, जो छल्ले डलवा के लेके आते हैं हम किसी भी बुक में, तो इसके लिए अलग से स्थान छोड़ा जाता है, उसको कहा जाता है गटर मार्जिन। और ये दो ही हो सकता है, तो लेफ्ट साइड में हो सकता है, टॉप साइड में हो सकता है, दो ही पोजीशन है इसकी गटर मार्जिन। कॉलम हो सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर,
अपने टेक्स्ट को 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम में लिख सकते हैं। मान लीजिए ये पेज है, इसके 2 कॉलम बना दिए, ये वाले 2 कॉलम बन गए इसके। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम जो है 13 हो सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अलाइंसमेंट ले सकते हैं, पार्ट को अलाइंस कर सकते हैं, यानी कि राइट साइड से चलना शुरू हो, लेफ्ट साइड से चलना शुरू हो, सेंटर से चलना शुरू हो या जस्टिफाई हो, तो ले सकते हैं इस तरीके से 3-4 अलाइनमेंट ले सकते हैं। बाएं बाएं कौन सा होता है ये, राइट लेफ्ट तो पता मुझे, दायां बायां, बायां लेफ्ट और सेंटर और राइट और जस्टिफाई। औचित्य का मतलब है यहाँ पे जस्टिफाई, जस्टिफाई। फिर है टेबल, टेबल ले सकते हैं हम इसमें। टेबल क्या होता है, टेबल रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होती है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। टेबल का उपयोग जो है डेटा को टेबुलर फॉर्म में करने के लिए यूज करते हैं, सारणीबद्ध मतलब टेबुलर फॉर्म में डेटा को लेने के लिए टेबल का प्रयोग करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 63 कॉलम होते हैं टेबल के अंदर। अपने टेबल के अंदर, डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ पे टेबल कर लो। अपने टेबल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 63 कॉलम होते हैं। कम से कम एक रो एक कॉलम होता है, एक रो एक कॉलम कम से कम। फिर उसके बाद है ढूंढना और प्रतिस्थापित करना, यानी कि सर्च करना और रिप्लेस करना। किसी भी वर्ड को आप सर्च कर सकते हो और उसको बदल सकते हो। सर्च करना और रिप्लेस करना हो गया। हेडर और फुटर, हेडर एरिया हेडिंग के ऊपर होता है। मान लीजिए ये पेज अपना और यहाँ पे हम हेडिंग लिख रहे हैं, इससे ऊपर जो एरिया बचा, ये वाला जो मार्जिन वाला एरिया है, ये हेडर के लिए बचेगा। मार्जिन में लेता है ये जगह, टॉप मार्जिन में जगह लेता है हेडर, बॉटम मार्जिन में जगह लेता है फुटर, ठीक है ना। बॉटम मार्जिन में जगह लेता है फुटर, ऊपर लेता है हेडर। फुट नोट क्या होता है, फुट नोट पेज के लास्ट में होता है, फुटर क्षेत्र के ऊपर होता है। जो फुटर होता है ना, फुटर एरिया उससे ऊपर होता है थोड़ा सा। एंड नोट होता है डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में, डॉक्यूमेंट के एंड में। फुट नोट होता है पेज के एंड में। लेआउट है, विभिन्न दृश्य हैं, व्यू हैं, अलग अलग व्यू हैं। नॉर्मल व्यू, फुल स्क्रीन व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू। डिफॉल्ट के रूप में अगर कहें तो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू। दृश्य का मतलब यहाँ पे व्यू है। पृष्ठ लेआउट, प्रिंट लेआउट, सॉरी पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर क्या होता है, पेज लेआउट 2 प्रकार का हो सकता है। पोर्ट्रेट, इस वे में पोर्ट्रेट, इस वे में, और इस वे में होता है लैंडस्केप। 2 प्रकार के पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट होते हैं पेज लेआउट। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकालने से पहले देखना कि प्रिंट कैसा आएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालने से पहले देख सकते हो कि कैसा प्रिंट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप बदल सकते हो, तो प्रिंट प्रीव्यू। ये ऑफिस बटन के अंदर होता है। कार्यालय बटन का मतलब होता है यहाँ पे ऑफिस बटन। जो चीज ना समझ में आए भाई बीच बीच में पूछ लिया करो, बाद में मत ये मत कहना कि सर ये तो आपने करवाया ही नहीं, ठीक है ना। बीच बीच में जो शब्द है, जो कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन ना समझ में आए या वो शब्द ही ना समझ में आए कि ये लिखा क्या, इसका बनेगा क्या, तो पूछ लिया करो। बाद में ये मत बोलना कि सर आपने ये चीज नहीं करवाई, फिर नहीं करवाऊंगा मैं दोबारा। थीजर्स क्या होता है, थीजर्स, थीजर्स भी कह देते हैं इसको, THEASURES, थीजर्स भी कह देते हैं इसको। थीजर्स से इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होता है, जैसे डिक्शनरी होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी होती है डिक्शनरी, और सेम मीनिंग के लिए होती है, सिनोनिम्स के लिए, सिनोनिम्स के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। सिनोनिम्स के लिए प्रयोग की जाती है। कोई भी सिलेक्टेड वर्ड है उसको जो है एक्सप्लेन करता है। मेल मर्ज, सबसे बेस्ट फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होती है मेल मर्ज। मेल मर्ज एक ग्रुप मेलिंग फैसिलिटी है, ग्रुप मेलिंग यानी कि एक ही बार में बहुत सारे लोगों के पास ईमेल सेंड कर देना। यूजर का नाम, यूजर का एड्रेस और अन्य जानकारियां लेता है, और इन सभी जानकारियों को, इन्फॉर्मेशन को पत्र के साथ मर्ज कर देते हैं। इसी को कहा जाता है मेल मर्ज। दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन के कई आवेदक, यानी कि बहुत सारे जो एप्लीकेंट होते हैं उनके पास भेजना है, तो इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, मेल मर्ज का। जी जी बिल्कुल। फिर है ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप बहुत बार आ चुका है वही पेपर में। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप एक होता है गिरा हुआ शब्द। गिरा हुआ शब्द का क्या मतलब है, यहाँ पे ये वाला शब्द ऐसे, मान लीजिए ऐसे लिखा W और यहाँ WORD इस तरीके से लिखा जाए, लाइन इस तरीके से लिखी जाए, पहला अक्षर बड़ा कर दिया जाए, वो होता है ड्रॉप कैप, ठीक है ना। बड़ा कैपिटल लेटर होता है, पूंजी पत्र का मतलब है यहाँ पे कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर होता है, ठीक है ना, जिसका उपयोग अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत करने के लिए फॉर्मेटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है भाई, ठीक है ना। ड्रॉप कैप का आकार आमतौर पर
2 या 2 से ज़्यादा लाइनें होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइनों तक ड्रॉप कर सकते हैं इसको, वर्ड को। ठीक है ना। बुक मार्क क्या होता है, बुक में मार्क लगा लेना कि यहाँ पे मान लीजिए 97 नंबर पेज पे आए हुए हम इस पे निशान लगा देना कि यहाँ पे आए हुए हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम पेज पे निशान लगा सकते हैं। एक बुक मार्क की तरह काम करता है, जब किताब पढ़ते हैं उसमें रख देते हैं हम, कोई भी निशान लगा देते हैं। और यह एक ऐसी जगह को सिलेक्ट करता है जिसे आप आसानी से ढूंढ सके। मान लीजिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने 1000 पेज ले रखे हैं, 1000 पेज में से 50वें नंबर पेज पे जो है आपने मार्क लगा लिया, तो एकदम से 50वें नंबर पेज पे जाना तो बुक मार्क की सहायता से जाएंगे। क्लिप बोर्ड क्या होता है, क्लिप बोर्ड होता है इसका उपयोग जो अस्थायी समय के लिए कॉपी किए गए लेसन को याद रखने के लिए, यानी कि कॉपी करोगे, जब आप कॉपी करके मान लीजिए वो हटा भी दिया तो कहाँ गया, क्लिप बोर्ड पे गया, कहाँ गया, क्लिप बोर्ड पे। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग सिंगल लाइन स्पेसिंग हो सकती है 1.5 हो सकती है, डबल हो सकती है, बाय डिफॉल्ट जो होती है वो 1.15 होती है। विडो लाइन कौन सी होती है, विडो लाइन, ये लाइन पैराग्राफ की आखिरी लाइन होती है जो अगले पेज पर पहली लाइन बन जाती है। मान लीजिए 2 पेज हैं, ये पेज है और ये पेज है, पैराग्राफ की आखिरी लाइन, यहाँ पे पैराग्राफ लिख रहे हैं, लास्ट लाइन अगले पेज पर चली गई तो इसको विडो लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विडो लाइन। और फन लाइन किसे बोला जाता है, लाइन की, पैराग्राफ की पहली लाइन जो पहले पेज की आखिरी लाइन बनती है, यानी कि ये तो था इससे उल्टा है बिल्कुल, ये बिल्कुल इससे उल्टा है, यानी कि पैराग्राफ की पहली लाइन, यानी कि एक लाइन यहाँ पे बच गई, बाकी सारा पैराग्राफ यहाँ पे आ गया, इसको बोला जाता है ऑर्फन लाइन। आगे पीछे सेल में जाने के लिए क्या दबाएं, टेबल में, एनसीईआरटी का डेटा ध्यान रखना, टेबल में आगे ले जाने के लिए तो टैब दबाएंगे, पीछे ले जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे। गलत शब्द की पहचान करने के लिए, यानी कि रॉन्ग स्पेलिंग लिखी है तो लाल रेड लाइन आएगी, ग्रामर गलत लिखी है तो ग्रीन लाइन आएगी, और फॉर्मेटिंग गलत है तो ब्लू लाइन आएगी, ब्लू लाइन, फॉर्मेटिंग गलत है तो ये ऐड कर लेना। ये ऐड कर लेना। इसके बाद शॉर्टकट की आ गई और एक्सटेंशन आ गई, विस्तार नहीं है भाई, ये विस्तार का क्या मतलब है, यहाँ पे एक्सटेंशन आएगा, EXTENSION, एक्सटेंशन। सबसे पहले है कोई किसी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए हम उस वर्ड पर डबल क्लिक करेंगे, यानी कि डबल क्लिक करने से वर्ड सिलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक करने से पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, सेंटेंस सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक करने से सेंटेंस सिलेक्ट होता है, न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए कंट्रोल प्लस N, ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस O, सेव करने के लिए S, प्रिंट के लिए P, कट करने के लिए X, कॉपी करने के लिए C, अनडू करने के लिए Z, रीडू करने के लिए Y, और फाइंड करने के लिए F, गो टू करने के लिए Z, रिप्लेस करने के लिए H, रिप्लेस वाला अलग है, V करने के लिए पेस्ट, K हाइपरलिंक, लिंक क याद रखना, लिंक का क, हाइपरलिंक ऐड करने के लिए K, सिलेक्ट ऑल करने के लिए A, बोल्ड करने के लिए B, इटैलिक करने के लिए I, अंडरलाइन करने के लिए U, और राइट साइड में अलाइनमेंट करने के लिए राइट R, लेफ्ट में L, और जस्टिफाई के लिए J, सेंटर में E, ये अलग है, ये भी याद रखना, अलग वाला याद रखना। कंट्रोल प्लस एंटर होता है पेज ब्रेक करने के लिए, शिफ्ट प्लस एंटर होता है पैराग्राफ में अगली लाइन में ले जाने के लिए, शिफ्ट प्लस एंटर, एंटर होता है पैराग्राफ शुरू करने के लिए। सुपरस्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, या इक्वल, इक्वल कर लेना, यहाँ ज़्यादा बेटर है, इक्वल वाला निशान जो है ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इक्वल वाला दबाओगे, यानी कि वैसे तो शिफ्ट के साथ दबाओगे तो प्लस होता है, लेकिन इक्वल वाला दबाओगे ज़्यादा बेटर है, इक्वल कर लेना यहाँ पे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का निशान। सबस्क्रिप्ट के लिए छोटी होती है, कंट्रोल प्लस इक्वल ही होती है। कंट्रोल प्लस होम जो होती है दस्तावेज की शुरुआत में जंप करने के लिए होती है, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाएगा। कंट्रोल प्लस एंड जो है डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाएगा। F12 जो है सेव एज करेगा। अल्ट के साथ कुछ स्पेशल की हैं, अल्ट अल्ट अल्ट, अल्ट के साथ C आएगा, कंट्रोल प्लस C तो कॉपीराइट ले आएगा, अल्ट कंट्रोल प्लस R रिजर्व रजिस्टर्ड ले आएगा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस T ट्रेडमार्क का निशान ले आएगा। होम की होती है करंट लाइन के शुरुआत में जाने के लिए, एंड की होती है करंट लाइन के एंड में जाने के लिए। कुछ क्वेश्चंस आगे इसके। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है, वर्ड स्टार है, राइटर है, के राइट है, ये सभी है। कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस से संबंधित है, MS ऑफिस से वर्ड संबंधित है भाई। MS वर्ड मूल रूप से किसका उपयोग करता है, डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, डेटाबेस के लिए नहीं होता, डेटा का एनालाइज नहीं कर सकता, स्लाइड के लिए नहीं होता। जूम डिफॉल्ट कितना होता है, 100% होता है। कम से कम कितना होता है, 10% होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 400% होता है।
कम से कम 10, ज़्यादा ही ज़्यादा 400, बाई डिफॉल्ट 100। स्वरूपण टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्वरूपण यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या है? 872। कितना होता है? 872 होता है भाई, 872। कौन सा एक ऐसा डॉक्यूमेंट में चेंज नई फाइल बनाता है, नई फाइल में सेव हो जाते हैं? सेव एज, यहाँ सेव एज कर लेना। सिलेक्टेड पार्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम क्या चुनेंगे? सिलेक्टेड लेसन को एक साइड से दूसरे साइड के लिए कट पेस्ट, क्या चुनेंगे? कट पेस्ट। एमएस वर्ड में कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको सबस्क्रिप्ट, सब का मतलब है छोटा, कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल। कुछ करने के लिए कीबोर्ड पर शॉर्टकट, कट करने के लिए, कट करने के लिए कीबोर्ड पर शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस एक्स है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस की का जो कॉम्बिनेशन है वो दबाकर पेज ब्रेक लिया जा सकता है? तो पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर दबाने से आता है। क्लियर बात भाई? यहाँ तक एक्सेल पे आ जाए। एक्सेल देखो, एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो विजिकैल्क, स्टार्टिंग में सबसे पहले विजिकैल्क पर्सनल कंप्यूटरों के लिए पहला स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोग्राम है विजिकैल्क, जिसे 1979 में विजिक्रॉप द्वारा बनाया गया था एप्पल 2 के लिए। एप्पल 2 कंप्यूटर था, विजिक्रॉप कंपनी थी, विजिकैल्क सॉफ्टवेयर था, याद रखना। इसका उपयोग किसी प्रोजेक्ट की योजना प्लान, कोई प्रोजेक्ट प्लान करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन चेक करने के लिए किया जाता है। बड़ी शीट होती है जिसमें रो और कॉलम होते हैं, व्यवस्थित डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अलग अलग स्प्रेडशीट उपलब्ध हैं मार्केट में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लोटस 123 है, कुछ ओपन सोर्स भी हैं जैसे जीनोम है, स्प्रेडशीट की जी न्यूमेरिक है, के ऑफिस वालों की स्प्रेड है, ओपन ऑफिस वालों की कैल्क है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कशीट भी कहा जाता है। एक्सेल में बड़ी संख्या में न्यूमेरिकल डेटा का एनालाइज हम करते हैं। एक्सेल की एक्सटेंशन क्या है? ये तो है उसकी, क्या नाम है, .dot, तो ओपन ऑफिस की, और XLSX ये है एक्सेल की। 2007 ऑफिस से पहले ये .XLS हुआ करती थी। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कुछ मेन एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट है वो क्या है? वर्कबुक है सबसे पहले। वर्कबुक क्या होती है? वर्कशीट का कलेक्शन ऑफ वर्कशीट वर्कबुक होती है। सिंगल वर्कशीट के अंदर बड़ी संख्या, सिंगल वर्कबुक के अंदर, सॉरी, वर्कबुक के अंदर बड़ी संख्या में वर्कशीट होती है। रो और कॉलम को और कुछ नेम भी दे सकते हैं क्या सर? नहीं भाई, रो और कॉलम को और कोई नाम नहीं दे सकते, वो डेटाबेस में दे सकते हैं। डेटाबेस में कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है, फील्ड भी कहा जाता है, रो को टपल भी कहा जाता है, रिकॉर्ड भी कहा जाता है, उनमें आ जाए डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट रो और कॉलम से बनी होती है। एमएस एक्सेल में एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का उपयोग वर्कशीट डिजाइन, इस प्रोग्राम का उपयोग करके वर्कशीट को डिजाइन करते हैं। डिफॉल्ट रूप में हमारे पास 3 वर्कशीट होती है। कितनी होती है? 3। लेकिन 2019 जो है उसमें आजकल एक वर्कशीट आती है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट यहाँ कितनी है? 3 है, लेकिन उसमें एक आती है। चार्ट शीट, चार्ट शीट होती है वर्कबुक में। एक स्पैड शीट होती है, स्पेशल शीट होती है स्पैड। फ्लैट शीट होती है जिसमें चार्ट और ग्राफ आते हैं। सेल कितनी, सॉरी, पंक्तियां कितनी होती हैं, यानी कि रो कितनी हो सकती है? यह सेल का एक हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल पार्ट, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऊपर से नीचे तक 1 से लेकर 10, 48, 576 तक गिने जाते हैं। 2 की पावर 20 बनता है ये शायद। 2007 में ये पहले 1 से लेकर 65, 536 था। कॉलम क्या होता है? ये XFD तक होता है, ये वर्टिकल कॉलम होता है। इस तरीके से ऊर्ध्वाधर ब्लॉक यानी कि वर्टिकल पार्ट, सेल का वर्टिकल पार्ट जो है उसको कॉलम कहा जाता है। XFD तक चलता है। संख्या में 1 से लेकर 16,384 तक होता है। 2007 से पहले ये 256 हुआ करता था, ठीक है ना। सेल एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है। प्रतिच्छेदन का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन है। उदाहरण के लिए सबसे ऊपर वाला जो सेल होता है उसका A1 नाम होता है, ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब है कॉलम A है और रो 1 है। सेल रेफरेंसिंग क्या होती है? सेल रेफरेंसिंग फॉर्मूला के अंदर सेल का जो रेफरेंस होता है सेल रेफरेंसिंग के रूप में जाना जाता है, यानी कि फॉर्मूला क्या कह लीजिए, रिलेशन बनाना, फॉर्मूला का रिलेशन बनाना सेल रेफरेंसिंग के रूप में जाना जाता है। सेल रेफरेंसिंग के 2 सामान्य तरीके हो सकते हैं। कौन से तरीके हो सकते हैं? एब्सोल्यूट और ये रहा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। ये बीच में जूम लेवल वैसे ही आ गया, इसको यहाँ कर लेना,
इसको यहाँ कर लेना, जूम लेवल को इनके बाद कर लेना। जूम लेवल बाय डिफॉल्ट 100% होता है, कम से कम 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 400% होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब होता है एक कोई भी फॉर्मूला हो उसको फिक्स कर देना, कोई भी फॉर्मूला को फिक्स कर देना, ठीक है ना। सेल रेफरेंस निर्देशक परिवर्तित नहीं होते, यानी कि ये जो रेफरेंस है ये चेंज नहीं होता, रेफरेंस चेंज नहीं होता, फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। और इसे बनाने के लिए डॉलर साइन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डॉलर साइन का, यानी कि कॉलम को ब्लॉक करने के लिए डॉलर साइन का प्रयोग करेंगे। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या होती है? जो चेंज हो जाए, जो बार बार में चेंज हो जाए, ठीक है ना। फॉर्मूला कॉपी हो जाए, एक एरिया से दूसरे एरिया में फॉर्मूला कॉपी हो जाए, उसे सेल रेफरेंसिंग कहा जाता है, रिलेटिव रेफरेंसिंग कहा जाता है। मेन रूप में इसमें जो फॉर्मूला लगता है सेल रेफरेंसिंग का उपयोग करने के लिए हम शॉर्टकट कुंजी F4 का प्रयोग करते हैं। F4 शॉर्टकट कुंजी है, शॉर्टकट की है, जिसे एब्सोल्यूट से रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग और रिलेटिव से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में हम चेंज करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एक सेल का कोई भी नाम है, कोई भी वैल्यू, कोई भी सेल की रेफरेंसिंग, कोई भी ऑपरेटर, कोई भी फंक्शन, उनका सीक्वेंस जो है फॉर्मूला कहलाता है। इनमें इनको मिला के एक नया रिजल्ट मिलता है और फॉर्मूला जो हमेशा इक्वल के निशान से शुरू होता है। नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स का उपयोग करके हम किसी भी सेल का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए ये सेल है और इस सेल का नाम A1 है, तो ये नेम बॉक्स में इसका नाम A1 है, लेकिन यहाँ इसको हटा के हम इसका नाम राम कर सकते हैं, तो इस सेल का नाम राम आएगा, ठीक है ना। चार्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, एम्बेडेड चार्ट और चार्ट एक चार्ट शीट पर। चार्ट एक चार्ट शीट पर एम्बेडेड चार्ट होता है जो पहले से शीट ली गई है जिस पे डेटा है उसी पे चार्ट लेकर आना एम्बेडेड चार्ट होता है। चार्ट शीट यानी कि जिस चीज पे डेटा है, जिस शीट पर डेटा है उससे एक अलग शीट पर चार्ट बनाना चार्ट शीट होता है। चार्ट 11 प्रकार के हो सकते हैं, कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, XY चार्ट है, एरिया चार्ट है, डोनट चार्ट है, रडार चार्ट है, सरफेस चार्ट है, बबल चार्ट है, स्टॉक चार्ट है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा चार्ट नहीं है या कौन सा चार्ट का टाइप नहीं है, तो ध्यान रखना आप ये सारे। रेंज क्या होती है? किसी एक नाम के साथ रेफरेंस सेल रेफरेंसिंग का एक समूह रेंज होती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी भी सेल हैं इनको सेलेक्ट करना क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। रेंज रेफरेंस में सबसे पहले और आखिरी सेल, यानी कि पहले तो इसका एड्रेस आएगा A1 और लास्ट में इसका आएगा, मान लीजिए A9 है, इनका एड्रेस आएगा और इसको कोलन से सेपरेटेड किया जाएगा। बृहदान्त्र ये लिखा है कोलन, इसका मतलब बनता है कोलन। भाई कितनी खतरनाक हिंदी यूज कर ली ना, कोलन बनता है इसका मतलब, कोलन। डेटा सत्यापन, डेटा वैलिडेशन, यानी कि डेटा में वैलिडेशन लगा देना। एक्सेल में एक फैसिलिटी है जिसका उपयोग करके हम नियंत्रित कर सकते हैं डेटा को, ठीक है ना। मान लीजिए मेरी सेल है, ये वाली सेल है, और इस सेल के अंदर मैं फीस डाल रहा हूँ, फीस है बच्चे की 200 रुपये, तो 200 से ना ज़्यादा डाल सको आप, ना डाल सको कम, तो इस पर कंडीशन लग गई, तो उसे बोला जाता है वैलिडेशन, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? वैलिडेशन। जैसे कह रहा है कि 1 से 6 के बीच में डालना चाहते हैं तो 1 से 6 ही डलेगा, 7 नहीं डलेगा। और ये डालना चाहते हैं कि 30 दिन तक ही एंटर हो सकते हैं, 1 से लेकर 30 दिन तक ही एंटर हो सकते हैं, उसके बाद एंटर नहीं हो सकते, तो वही होगा, ठीक है ना। ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई भी नाम है, कोई भी नाम आप लिखना चाहते हो तो आपका नाम 25 कैरेक्टर से लंबा नहीं होना चाहिए, तो 25 कैरेक्टर से लंबा नहीं होगा, ये कंडीशन डेटा वैलिडेशन के अंदर लगा सकते हैं। व्यूज इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर व्यू जो होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉर्मल व्यू होता है, जो वर्कशीट में रो और कॉलम देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू ही हमें दिखाई देता है। पेज लेआउट व्यू होता है, प्रिंट प्रीव्यू के साथ हम मार्जिन और हेडर फुटर को भी दर्शाता है पेज लेआउट व्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है, पेज ब्रेक व्यू, ये एक पेज कहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा पेज कहाँ शुरू हो रहा है, ये बताता है। एक्सेल के अंदर एड्रेस बार होता है, एड्रेस बार क्या बताता है? रिबन टैब के नीचे एक बॉक्स होता है जिसे मेन बॉक्स कहा जाता है, इसे एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाता है। एक्टिव सेल कहाँ होगी? ये एड्रेस बार होता है। एक्टिव सेल मतलब जहाँ पे हमारा कर्सर है तो वहाँ ही लिखा आएगा। आप रेंज सेलेक्ट करते हो तो सेल का एड्रेस दिखाएगा। फॉर्मूला बार क्या होता है? एड्रेस बार के लास्ट में इधर इस साइड ये होता है फॉर्मूला बार होता है, एड्रेस बार के राइट साइड में फॉर्मूला बार होता है। सेल में जो कंटेंट डाला जाता है वो वहाँ शो होता है, कहाँ पे? फॉर्मूला बार पे शो होता है। सेल में जो कंटेंट डाला जाता है वो फॉर्मूला बार पे शो होगा, जो फॉर्मूला लगाया जाएगा वो भी फॉर्मूला बार पे शो होगा। एमएस एक्सेल में फंक्शन क्या है? प्री डिफाइंड फॉर्मूला फंक्शन कहलाता है। कोई भी n नंबर की कोई भी यूनिक वैल्यूज है उनकी कैलकुलेशन करता है।
जिसे जिन्हें लॉजिक कहा जाता है। प्रत्येक फंक्शन के अंदर जो वह यूनिक प्रकार का लॉजिक होता है, जैसे संख्याएं होगी या कोई भी रेफरेंस हो गया या कोई भी टेक्स्ट हो गया या कोई भी लॉजिक वैल्यू होगी, आप इसे फंक्शन का नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के लिए सम फंक्शन है, सम फंक्शन उदाहरण के लिए ले लीजिए। सम फंक्शन जो है वैल्यूज की सीरीज को जोड़ता है। पीएमटी फंक्शन क्या काम करता है, ब्याज दर निकालनी हो, इंटरेस्ट रेट निकालना हो, इंटरेस्ट का टाइम निकालना हो, इंटरेस्ट की मेन प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो, या इनके आधार पर ऋण भुगतानों की गणना करनी हो, इंस्टॉलमेंट बनानी हो, तो ये बनाता है। कौन बनाता है, पीएमटी फंक्शन। जोड़ना है तो सम फंक्शन। एग्जाम्पल है, तो कई प्रकार के फंक्शन हो सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, फिनेंशियल फंक्शन, डेटाबेस फंक्शन, इंजीनियरिंग फंक्शन, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन। ये सारे मैंने इंग्लिश में बता दिए भाई आपको। ठीक है ना। मैथमेटिकल फंक्शन में सबसे पहले क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर सब सम, एब्स्ट्रैक्ट, स्क्वायर, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नहीं, एब्सोल्यूट, स्क्वायर रूट, सम फंक्शन दी गई वैल्यू को जोड़ता है, रेंज फंक्शन रेंज को जोड़ने का काम करता है, वैल्यू या रेंज, जैसे 90 और 70 जोड़ दिया तो 160 रिजल्ट आ जाएगा। एबीएस फंक्शन जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का काम करता है, माइनस में वैल्यू है तो उसकी प्लस में वैल्यू निकाल देगा। स्क्वायर रूट फंक्शन आपको पता ही है, स्क्वायर रूट ढूंढेगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4 आ जाएगा। लॉजिकल फंक्शन इफ है, जैसे लॉजिकल फंक्शन जो है कंडीशन को चेक करता है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू है तो फेल, अदरवाइज पास, यानी कि ट्रू और फॉल्स में भी यही काम आता है। ठीक है ना, ट्रू फॉल्स में भी यही काम आता है। रिबन टैब क्या होते हैं, रिबन टैब होता है इसके ऊपर, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये तो दिखाई नहीं दे रहा। रिबन टैब होता है ऊपर जहाँ पे कमांड दिखाई देती है, जैसे होम लिखा आता है, इंसर्ट लिखा आता है, व्यू लिखा आता है, हेल्प लिखा आता है, जहाँ पे कमांड हमें दिखाई देती है वो रिबन टैब होता है। ठीक है ना। डेट एंड टाइम फंक्शन होता है, सॉरी स्टैटिस्टिकल फंक्शन कौन से हैं, मैक्सिमम फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है, काउंट फंक्शन है। ये काउंट इस तरीके से आएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, मिनिमम मिनिमम वैल्यू निकालेगा, एवरेज एवरेज निकालेगा, एवरेज पूरा लिखा जाएगा, एवीजी नहीं लिखा जाएगा। काउंट फंक्शन जो है ये खाली सेल को छोड़कर बाकी को काउंट कर देगा कितनी वैल्यू है। डेट एंड टाइम फंक्शन है, डेट एंड टाइम के अंदर टुडे है, नाउ है, आज की तारीख दिखाता है टुडे फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन के अंदर कॉन्कैटनेट आ गया, लेफ्ट आ गया, राइट आ गया, मिड भी आ जाता है इसके अंदर, मिड। ठीक है ना, ध्यान रखना। टेक्स्ट कॉन्कैटनेट फंक्शन दो अलग अलग जगह लिखे गए शब्दों को जोड़ देता है। लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाल कर लेकर आता है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है और ये टेक्स्ट लिखा है, 2 लिखा है तो इसका मतलब 1 और 2, 2 चीज निकाल लेगा, आर ए। राइट साइड वाला राइट साइड की वैल्यू निकालेगा, ए एम, ए एम आंसर आ जाएगा। फिनेंशियल फंक्शन है, फिनेंशियल फंक्शन है पीएमटी फंक्शन, किसी की पेमेंट को करने के लिए निश्चित अवधि के लिए ब्याज समेत बनाई गई इंस्टॉलमेंट को निकाल देता है ये। यानी कि मान लीजिए मोटरसाइकिल निकाल के लेकर आए हम या गाड़ी निकाल के लेके आए हम एजेंसी से, इंस्टॉलमेंट पे लेकर आए हैं, तो इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी, इंटरेस्ट रेट समेत, तो वो पीएमटी फंक्शन अपने आप बना देगा। डेटाबेस फंक्शन होते हैं, फंक्शन डेटाबेस में डाले गए डेटा पर लगेगा, बाकी फंक्शन के शुरू में डी ए ऐड करेगा, डी ऐड करेगा, और जैसे सॉरी बाकी सारे फंक्शन जो है डेटाबेस के यूं की यूं काम करेंगे, लेकिन डेटाबेस में जो फंक्शन ऐड होंगे वो डी के साथ होंगे सारे के सारे, यानी कि डी सम, डी मैक्स, डी इस तरीके से यूज होगा। ठीक है ना। काउंट फंक्शन का काम होता है, काउंट फंक्शन का डी काउंट फंक्शन, मीन फंक्शन का डी मीन फंक्शन बना दिया जाएगा। डेटाबेस की बात कर रहा हूँ मैं। लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन होता है, बहुत सारे सब फंक्शन होते हैं इसके अंदर। लुकअप एंड रेफरेंस के अंदर वी लुकअप होता है, एच लुकअप होता है, एडवांस एक्सेल में इसका प्रयोग होता है, वी लुकअप और एच लुकअप का। एक मिनट भाई, जस्ट 1 मिनट ओनली।
हाँ भाई, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा इंटरप्शन था। तो देखिए नेक्स्ट, इंजीनियरिंग फंक्शन भी इसके अंदर होता है। इस फंक्शन का प्रयोग जो है एडवांस इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? एडवांस इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एडवांस इंजीनियरिंग में। शॉर्टकट की जो है इसकी कौन सी है? कंट्रोल प्लस एन जो है इसकी शॉर्टकट की है। ये वर्कबुक में वर्कबुक बनाने के लिए, नई वर्कबुक लेने के लिए प्रयोग की जाती है। कंट्रोल प्लस ओ जो है मौजूदा कोई भी वर्कबुक है उसको ओपन करने के लिए प्रयोग की जाती है। कंट्रोल प्लस एस जो है कोई भी वर्कबुक है उसको सेव करने के लिए की जाती है। F12 आपको पता ही है क्या नाम है, सेव एज करने के लिए यूज किया जाता है। डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए यूज होता है इसके अंदर, एक्सेल के अंदर डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। डायलॉग बॉक्स कौन सा ओपन? सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स। दोनों में, सभी में सेव एज वाले डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, वैसे सीधा कह देते हैं हम, कई बार सेव एज कर देंगे इसको, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो है ये बंद कर देगा वर्कबुक को। कंट्रोल प्लस F4 जो है एक्सेल को बंद कर देगा। शिफ्ट प्लस F11 जो है नई वर्कशीट ले आएगा। बेटा ऐसा नहीं करता, शिफ्ट प्लस F11 नई वर्कशीट ऐड करेगा, वर्कबुक नहीं, ध्यान रखना, वर्कबुक अलग चीज है, वर्कशीट अलग चीज है। कंट्रोल प्लस Z अंडू करेगा। कंट्रोल प्लस Y रीडू करेगा। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू निकालेगा, प्रिंट प्रीव्यू। F1 जो है हेल्प निकालेगा। F7 जो है स्पेलिंग चेक करेगा। F9 जो है ये क्या काम करेगा? जितनी भी ओपन वर्कबुक है उनकी सभी की वर्कशीट की गणना कर देगा, कितनी वर्कशीट उसके अंदर है। कंट्रोल प्लस F1 जो है रिबन को दिखाने और छिपाने के लिए, रिबन हाइड और अनहाइड करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू जो है फॉर्मूला बार को हाइड और अनहाइड करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस F9 जो है जो वर्कबुक के अंदर विंडो उसको छोटा करने के लिए यूज किया जाता है, मिनिमाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। F11 जो है सिलेक्टेड डेटा को एक अलग शीट पर आधार पर चार्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अल्ट प्लस F1 जो है इसका उपयोग जो है सिलेक्टेड चीजों के लिए होता है, एम्बेडेड चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्ट प्लस F1 का। कंट्रोल प्लस F जो होता है इसका उपयोग जो है स्प्रेडशीट में कोई भी चीज सर्च करने के लिए किया जाता है, सर्च करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए। अल्ट प्लस F है जो है फाइल मेनू पर जाने के लिए। अल्ट प्लस H जो है होम टैब पर जाने के लिए। अल्ट प्लस N जो है इंसर्ट टैब पर जाने के लिए। अल्ट प्लस P जो है पेज लेआउट टैब पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस टैब जो है जितनी भी ओपन वर्कबुक है उनको स्विच करने के लिए, ओपन वर्कबुक को स्विच करने के लिए, उससे उस पर, उससे ऊपर जाने के लिए। गुड आफ्टरनून भाई। इसके बाद शिफ्ट प्लस F3 है, इसका प्रयोग किसी फंक्शन को इंक्लूड करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे। ये क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन आगे भाई इसके, ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, इनमें थोड़ी मिस्टेक ज्यादा है, इस लेसन में मिस्टेक ज्यादा है, आप ध्यान दे लेना। एक कॉलम और एक रो का जो इंटरसेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? किसी भी वर्कशीट में एक रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसे सेल कहा जाता है, ठीक है। किसी भी वैल्यू पर, ये प्रेश्रेणियां छोड़ दीजिए, वैल्यूज है सीधा, किसी भी वैल्यूज की तुलना करने के लिए आमतौर पर जो चार्ट प्रयोग किया जाता है वो होता है कॉलम चार्ट, ठीक है ना, कॉलम चार्ट होता है। कौन सा फंक्शन एक्सेल में बताता है कि कितनी न्यूमेरिकल एंट्री हुई है? इंग्लिश वाले ध्यान दें, न्यूमेरिकल एंट्री कितनी हुई है कौन सा फंक्शन बताएगा? काउंट फंक्शन बताएगा। कौन सा फंक्शन बताएगा? काउंट फंक्शन बताएगा। एमएस एक्सेल में कौन सा एक फंक्शन नहीं है भाई? सम फंक्शन, ए नंबर का सम फंक्शन है, सी मैक्स फंक्शन है, सॉरी मैक्स फंक्शन है, और मीन फंक्शन है, एवरेज फंक्शन नहीं है। एवरेज इज राइट आंसर। ये डी और सी और ए जो है ऑप्शन है ये सारे के सारे, ठीक है ना। और डी वाला तो मतलब वो भी बनता है डेटाबेस वाला। एमएस एक्सेल में कार्यों को शुरू करने के लिए, फंक्शन को शुरू करने के लिए, कार्य का मतलब है यहाँ पे फंक्शन को शुरू करने के लिए इक्वल का निशान की जरूरत पड़ेगी। कौन सा फंक्शन एक्सेल में चेक करता है कि कोई शर्त यानी कि कोई आपका कंडीशन है कि नहीं है? तो इफ कंडीशन, इफ चेक करता है कंडीशन है या नहीं। ग्रेटर देन का निशान जो होता है वो कौन से ऑपरेटर में इस्तेमाल किया जाएगा? का ऑपरेटर जो है कौन से में फंक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा? लॉजिकल फंक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। एमएस एक्सेल की खालिस्तान की सुविधा जल्दी डेटा को एक श्रृंखला, एक पूरी सीरीज पूरा करने में काम आती है, ऑटो फिल। कौन सी? ऑटो फिल। कोई कंप्लीट पार्ट्स को मेजर करने के लिए या कंपेयर करने के लिए जिस चार्ट का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा? पाई चार्ट। कौन सा है वो? पाई चार्ट। चार्ट बनाने के लिए जो आप प्रयोग करते हो कौन सा होता है? चार्ट विजार्ड होता है, चार्ट विजार्ड। एमएस एक्सेल में एक टेक्स्ट फंक्शन होता है जो अलग अलग सेल में वैल्यू को मिलाने के लिए काम आता है, वो कॉन्कैटनेट होता है। खालिस्तान एक नियम है
एक फॉर्मूला है कि सेल में किस प्रकार का डेटा एंटर किया जाए, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन यानी डेटा सत्यापन नियम, डेटा वैलिडेशन। निम्नलिखित में से कौन एक सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है? सेल नहीं, फेल नहीं है, स्प्रेडशीट है भाई। एमएस एक्सेल। कौन है? एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, वर्कशीट को और क्या कह सकते हैं? स्प्रेडशीट। जिसमें एक टेबल होती है, आप डेटा और टेबल जो है, लेबल जो है दर्ज करते हैं, यानी कि डेटा एंट्री, लेबल भी कह सकते हैं, डेटा भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एमएस ऑफिस का लास्ट पार्ट, एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं पावर पॉइंट से, लेकिन फिर भी इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं हम कर लेते हैं आज ही। हम स्लाइड में जब अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन का। स्लाइड शो का जो उपयोग हम करेंगे, स्लाइड शो का उपयोग करने से इस चीज को बनाने में हमें मदद मिलती है। प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड हो सकती हैं। स्लाइड शब्द स्लाइड प्रोजेक्टर को रेफरेंस करता है, स्लाइड प्रोजेक्टर से स्लाइड शब्द आया। जो पेशेवर होते हैं, यानी कि आपका पेशेवर को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? प्रोफेशनल होते हैं। एजुकेट के मामले में, एजुकेशन के मामले में है, या कॉमन कम्युनिकेशन की बात होती है, तो उसमें कई प्रकार की प्रेजेंटेशन तैयार की जा सकती है। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। कोई अन्य जो है ओपन ऑफिस ओआरजी वालों की है इंप्रेशन, कोरल प्रेजेंटेशन भी है, एप्पल वालों की की नोट भी। ये सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एक पेज या स्लाइड में 5 से 8 लाइनें शामिल हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा करोगे तो पैराग्राफ के फॉन्ट का साइज छोटा हो जाएगा, फॉन्ट का साइज छोटा हो जाएगा। पहली स्लाइड को टाइटल स्लाइड कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट 100% जूम लेवल होता है, कम से कम 10%, ज्यादा से ज्यादा 400% होता है। एमएस एक्सेल में ये चीज क्या कहलाती है? क्वेश्चन आगे मिले जुले क्वेश्चन एमएस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के। एमएस एक्सेल में ये चीज कहलाती है कि ये 3 से लेकर ये 6 तक सिलेक्ट करना क्या है? ऑप्शन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खालिस्तान का मूल काम जो होता है, एक से दो से अधिक पार्ट का जुड़ना, कॉन्कैटनेट, ज्यादा टेक्स्ट का जोड़ना। CALC, कैल्क सी, CALC, कैल्क, कैल्क, लोटस 123, क्वाट्रो, प्री, कोरल आदि लोकप्रिय एग्जांपल है किस चीज के? स्प्रेडशीट पैकेज के। लोटस भी, लोटस 123 भी, वीजी कैल्क भी और कोरल भी, ठीक है ना, क्वाट्रो प्री, क्वाट्रो प्रो, ये सारे के सारे किस चीज के एग्जांपल हैं? स्प्रेडशीट के एग्जांपल हैं। एक्सेल किसकी एक्सटेंशन है? एक्सेल की एक्सटेंशन है। ड्रॉप कैप का उपयोग क्यों किया जाता है? बड़े गिराए गए स्टार्टिंग वर्ड होता है जो कैपिटल लेटर के रूप में होता है और पैराग्राफ के शुरू में प्रयोग किया जाता है। वर्ड में खालिस्तान नामक पूर्व निर्धारित प्री डिफाइंड ग्राफिक्स की एक श्रृंखला होती है जिन्हें वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्लिप आर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? क्लिप आर्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक का फीचर होता है, कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F7। पावर पॉइंट में हेल्प खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? हेल्प खोलने के लिए सभी में F1 है। पावर पॉइंट स्लाइड के दौरान एस्केप की अगर आप दबाते हो तो क्या होगा? स्लाइड शो का अंत होगा, स्लाइड अगर दिखाई दे रही है तो वो बंद हो जाएंगी। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित अगर फॉर्मूला डालें तो क्या आएगा? मैक्सिमम ढूंढ कर लेकर आएगा 50, राइट आंसर। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट रूप में टेक्स्ट को अलाइन किया जाता है। टेक्स्ट जो डिफॉल्ट रूप में आता है वो हमेशा इस साइड आता है, लेफ्ट साइड, और नंबर जो आता है वो इस साइड आता है, राइट साइड, तो ये लेफ्ट साइड आएगा। एक एक्सेल आप दबाकर पूरी पंक्ति का चयन कर सकते हैं। एक्सेल में आप खालिस्तान दबाकर पूरी पंक्ति का चयन कर सकते हैं। क्या चीज दबाकर पूरी पंक्ति का चयन कर सकते हैं? शायद शिफ्ट प्लस में इस बार है। देखना भाई इसका उत्तर क्या दिया हुआ है, इसका आंसर देखना क्या दिया हुआ है। शिफ्ट प्लस में इस बार ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आंसर दिया है? यही दिया है, यही राइट आंसर है भाई, इसका बिल्कुल सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में सेलों की कुल संख्या जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 2013 में, ठीक है ना, सेलों की कुल संख्या, सेलों में कैरेक्टर की कुल संख्या आएगा, सेलों में कैरेक्टर की कुल संख्या आएगा, एक सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, ठीक है ना। शायद 2013 की बात कर रहा है, 2013 में 255 होंगे,
वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है, आप आंसर ही नहीं कर रहे। 13 क्वेश्चन का आंसर देख लेते एक बार। बी है इसमें 16, हाँ पुराने वाले में है ये, पुराने वाले में 255 है और नए वाले में 16,384 है, ध्यान रखना ये भी, पुराने वाले में 255 है, 2013 से 2007 इसमें आ जाते हैं। हाँ 2013 से पहले आ जाते हैं तो 255 है भाई, 2013 या 13 के बाद की बात करता है तो 16,384। एक सेल में कितने करेक्टर आ सकते हैं वो बात कर रहा है। एमएस एक्सेल में जो न्यूमेरिकल एंट्री होती है उनका डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, राइट साइड होती है, ठीक है ना, राइट साइड अभी बताया था मैंने। एक्सेल में डोनट चार्ट, डोनट चार्ट के समान कौन सा चार्ट है, बार चार्ट, कौन सा चार्ट है, बार चार्ट, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, पाई चार्ट होगा मेरे ख्याल से, बार चार्ट है शायद, देखना एक बार भाई। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर दिया है, हाँ पाई चार्ट है, बिल्कुल राइट आंसर, डोनट चार्ट की तरह होता है पाई चार्ट, पाई चार्ट की तरह होता है डोनट चार्ट, सॉरी। टेबल में ज्यादातर जो कॉलम होते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2010 में ज्यादातर कॉलम 63 हो सकते हैं। ईमेल में किसके फीचर होते हैं, ईमेल में एमएस वर्ड के फीचर होते हैं। एमएस वर्ड में किसी क्रिया को पूर्ववर्त यानी कि अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का निशान दबाते हैं। शॉर्टकट कोई भी प्रेजेंट कार्यक्रम में फाइल मेनू में पहुंचना है तो अल्ट प्लस एफ, फाइल में जाने के लिए अल्ट प्लस एफ, हाँ पाई चार्ट ही होगा भाई। किस कंपनी के लिए पावर पॉइंट स्टार्टिंग में बनाया गया था, एप्पल मैकिनटोश के लिए बनाया गया था, एप्पल मैकिनटोश के लिए। एमएस वर्ड में आपको फ्रैक्शन कहाँ मिलेगा, फ्रैक्शन जो मिलेगा आपको वो मिलेगा सिंबल के अंदर, शायद समीकरण उपकरण के अंदर, हाँ 21 में समीकरण उपकरण है ना, हाँ समीकरण उपकरण का यहाँ मतलब है इक्वेशन, इक्वेशन, इक्वेशन यूनिट के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। ये सिंबल यूनिट है, सिंबल यूनिट, सिंबल के अंदर सिंबल मिलते हैं, जैसे एट द रेट का सिंबल हो गया, आर का सिंबल हो गया, टीएम का सिंबल हो गया, और यहाँ पे इक्वेशन यूनिट में फ्रैक्शन यानी कि 1/2 है, 2/3 है फ्रैक्शन पार्ट। क्लिप आर्ट के अंदर इमेज मिलते हैं, क्रॉस रेफरेंस नहीं होता इसके अंदर, क्रॉस रेफरेंस इमेज वगैरह में नहीं होता। पहले इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड वर्कशीट के रूप में जाना जाता था, पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट कौन सा भाई, विजी कैल्क, कौन सा है, विजी कैल्क, पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट विजी कैल्क भाई, राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 11 पे आ गए जिसमें आपका एडवांस कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो है नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बेसिक, आपका मैंने आपके हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल से पहले पूरा कर दिया, ठीक है ना। अब इस बेसिक के क्वेश्चन आप जरूर करना, बेसिक के क्वेश्चनों में जो डाउट है वो पूछ लेना, ठीक है ना। बेसिक के क्वेश्चनों में जो डाउट होगा वो पूछ लेना, बेसिक के क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना। तो आज के लिए इतना ही था, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो ग्रुप में मैं ओपन कर देता हूँ, ग्रुप को, ग्रुप में डाल देना, ठीक है ना, ग्रुप को ओपन कर देता हूँ। और आज की मैराथन के लिए आप सभी को इन्विटेशन है, मैराथन में आज बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो आप जरूर कर लेना, ठीक है ना जी। थैंक्स अलाउट। जय हिंद भाई सभी को।